नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। हिंदुस्तान की सियासत में विपक्षी एकता का एक ऐसा शब्द है जो सुनने में जितना लुभावना लगता है, जमीन पर उतना ही पेचीदा साबित हुआ है। आज तमिलनाडु से एक खबर ने उस जख्म को फिर हरा कर दिया है जो विपक्ष को पिछले 60 सालों से बार बार मिलता रहा है। कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़कर थलापति विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। डीएमके इसे विश्वासघात कह रही है, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो क्या ये वाकई चौंकाने वाला है? शायद नहीं। याद कीजिए 1967 जब देश में पहली बार गैर कांग्रेसवाद की लहर उठी, राज्यों में संवित सरकारों के प्रयोग हुए, मोर्चे बने, लेकिन आपसी कलह ने उन्हें कार्यकाल पूरा करने के पहले बिखेर दिया। फिर आया साल 1977। आपातकाल के बाद के लगा कि विपक्षी एकता परवान चढ़ गई है। मोरारजी भाई के नेतृत्व में जनता पार्टी ने इतिहास रचा, लेकिन 3 साल भी नहीं बीते कि महत्वाकांक्षाओं की आग में वो एकता जलकर राख हो गई। 1989 में वीपी सिंह का प्रयोग हुआ या 1996 की यूनाइटेड फ्रंट सरकारें, विपक्षी मोर्चे हमेशा सत्तारूढ़ दल के विरोध में तो एक हुए, लेकिन स्थायित्व के मोर्चे पर फेल रहे। और आज 2026 में भी कहानी वही है, बस किरदार बदल गए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ कड़वाहट, आसाम और केरल के अलग समीकरण, और तमिलनाडु में डीएमके जैसी पुरानी सहयोगी से किनारा। सबसे अहम बात है कि कांग्रेस अब क्षेत्रीय दलों के भरोसे रहने की बजाय क्या खुद को किंग मेकर की भूमिका में दोबारा खड़े करने की जल्दबाजी में है। आज अटेंशन में हम इन तमाम तथ्यों को खंगालेंगे जो बताते हैं कि विपक्षी एकता का ये नया राग आखिर 2029 की दिशा क्या तय करेगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु में टूटा कांग्रेस डीएमके गठबंधन। क्या सिर्फ सत्ता के लिए बनते हैं ये बंधन? भारतीय राजनीति में विपक्ष की एकजुटता हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन हकीकत में ये जितनी मजबूत दिखती है उतनी जल्दी ही बिखर भी जाती है। अब तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके गठबंधन टूटने की खबरों ने इस बहस को फिर जिंदा कर दिया, जहां कांग्रेस ने लंबे समय से साथ चल रहे डीएमके से दूरी बनाते हुए थलापति विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया। डीएमके इसे राजनीतिक धोखा बता रही है। दरअसल 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद राहुल गांधी सभी से एक होने की अपील करते नजर आए ताकि फिर से विपक्ष मजबूती से खड़े हो सके। हालांकि अब विपक्ष की बिखरती एकता पर बीजेपी ने निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी केवल सत्ता लोलुपता की राजनीति करती है, अपने ही सहयोगी दलों को धोखा देना ये कांग्रेस की पुरानी राजनीति है। चाहे लोकसभा चुनाव के पूर्व नीतीश कुमार ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का लालच दिखाकर धोखा देना, और अब विधानसभा चुनाव के बाद डीएमके के साथ गठबंधन तोड़ के सत्ता की तरफ भागना हो, और अब कांग्रेस के नेता सत्ता लोलुपता के लिए अन्य दलों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस के झूठ फरेब की राजनीति है। इतिहास पर नजर डालें तो ये पहली बार नहीं जब विपक्षी गठबंधन में दरार पड़ी हो। 1967 में गैर कांग्रेसी राजनीति की शुरुआत हुई। कई राज्यों में गठबंधन सरकारें बनी, लेकिन आपसी टकराव के चलते वे ज्यादा दिन नहीं चल सकी। 1977 में आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में विपक्ष ने बड़ी जीत दर्ज तो की, लेकिन आंतरिक खींचतान ने 3 साल के भीतर ही उस सरकार को गिरा दिया। इसके बाद 1989 में वीपी सिंह का प्रयोग हो या 1996 में यूनाइटेड फ्रंट सरकार, हर बार विपक्ष सत्ता में तो आया, लेकिन स्थिरता बनाए रखने में असफल रहा। अब 2026 में भी तस्वीर बहुत अलग नहीं दिखती। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ रिश्तों में खटास, केरल और असम में अलग अलग समीकरण, और अब तमिलनाडु में डीएमके से दूरी, ये सब विपक्षी एकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अब इस पर कांग्रेस ज्यादा कुछ कहने से बच रही है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि बंगाल और असम का चुनाव लूटा गया है, ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो कह रही हैं कि बंगाल में वोट चोरी हुई है, और अखिलेश यादव
हमारे गठबंधन के अनन्य सहयोगी ये बात कह रहे हैं, तो ये पूरी जो बातचीत है वो किसी गठबंधन या किसी सरकार के बनने या बिगड़ने का मामला नहीं है। ये देश का मामला है, देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई। बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष सिर्फ बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो पा रहा है या फिर आपसी महत्वाकांक्षाएं इस एकता को बार बार तोड़ रही है। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ये सियासी उठापटक ये तय करेगी कि विपक्ष एक मजबूत विकल्प बन पाएगा या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा। फिलहाल बहस तेज है और सवाल सीधा कि क्या विपक्षी एकता सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगी या इस बार कोई नया राजनीतिक समीकरण देश की दिशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसी। वो स्वागत है संदीप जी आपका। धन्यवाद। तो अब जो एक नया सिनेरियो कि किसी ने उम्मीद नहीं की होगी शायद नतीजे के बाद कि डीएमके का गठबंधन कांग्रेस से टूट सकता है, क्योंकि डीएमके के कंधे पे ही सवार होकर कांग्रेस जो भी अस्तित्व बचा पा रही थी दक्षिण में, तमिलनाडु में खास तौर से। तो अब मान लिया जाए कि जिस पैटर्न का आरोप बीजेपी पर वो लगाते रहे कांग्रेसी कि अपने सहयोगी दलों को खा जाते हैं, तो वो तो खाने के बाद भी निभाते हैं, लेकिन जो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाता है वो तो खत्म होता जाता है। और ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं कि वो तो खुद डूबते हैं और उनको ले डूबते हैं। अगर वो बंगाल में जाते हैं पहले तो ममता बनर्जी को ले डूबते हैं समर्थन बाहर से करने के बाद, अखिलेश के साथ जाते हैं तो हम देखते हैं अखिलेश विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं, तेजस्वी के साथ जाते हैं तो दो बार तेजस्वी वहाँ चुनाव हार जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं तो वो शिवसेना को और शरद पवार की एनसीपी को ले डूबते हैं। और फिर भी वो कहते हैं बार बार कहने के लिए कि हमारा समर्थन विपक्ष के साथ है। वो कहते हैं कि भाई मायावती, वो माफ कीजिए, ममता बनर्जी का तो चुनाव लूट लिया गया है, आसाम में चुनाव लूट लिया गया है, लेकिन जब साथ खड़े होने की बारी आती है तो सबसे पहले पीठ दिखा जाते हैं। देखिए मनोज जी, आज की जो राजनीति है ये अपॉर्चुनिटी की राजनीति है। तो जिस तरीके से तमिलनाडु की राजनीति ने करवट ली है और किसी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि वहां पर टीवी के पार्टी इतना अच्छा करेगी। हम सब जो विश्लेषण करते थे तो हमें लगता था कि तमिलनाडु में डीएमके पार्टी, स्टालिन की पार्टी फिर से सत्ता में आ सकती है या उसका पलड़ा भारी रह सकता है। लेकिन देखिए सारी चीजें लगातार बदली हैं और फिर ऐसे में जब टीवी के अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई, उनके जो जरूरी नंबर थे वो पूरे नहीं होते हैं, सरकार बनाने से चूकती है, तो सरकार बनाने के लिए तो आपको नंबर्स पूरे करने पड़ेंगे, उन्हें 8-10 विधायकों की जरूरत है। तो ऐसे में मुझे लगता है कहीं न कहीं नजर AIADMK की भी थी कि हमारा गठबंधन हो जाए, और चूंकि डीएमके तो उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ रही थी, स्टालिन उनके खिलाफ थे और कांग्रेस स्टालिन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि डीएमके के साथ तो हम विपक्ष में ही रहेंगे, लेकिन क्योंकि वो डीएमके के साथ भी सत्ता में जाने का सपना देख रही थी और अब कांग्रेस और राहुल गांधी को ये लगा कि जो सपना स्टालिन के साथ पूरा नहीं हो सकता वो विजय थलपति के साथ पूरा हो सकता है, तो शायद इसीलिए उन्होंने गठबंधन में जाना जरूरी समझा। लेकिन ये देखिए ये है अपॉर्चुनिटी की राजनीति। लेकिन संदीप जी नंबर्स अब भी विजय के साथ नहीं, क्योंकि आज वो गवर्नर से मिले तो गवर्नर ने कहा कि पहले 118 का समर्थन लाइए। अगर मान लीजिए देर रात तक या एक आधे दिन में सिनेरियो बनता है कि AIADMK सपोर्ट कर देती विजय का, फिर कांग्रेस क्या करेगी? वो तो ना इधर की रही ना उधर की रही। बिल्कुल बिल्कुल ये काम हो सकता है, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो AIADMK है उसमें ये बात चल रही है, उनकी मीटिंग हुई है और वो समर्थन दे सकते हैं विजय थलपति को। तो ऐसे में कांग्रेस की राह मुश्किल हो सकती है। जैसे आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के समर्थन की तो जरूरत नहीं थी, बाहर से समर्थन दिया वहां पर। इसी तरीके से आप गुजरात की बात देख लीजिए, इसी तरीके से आप झारखंड की बात देख लीजिए। तो कई बार जैसे बेगानी शादी में ये खुद तमिलनाडु हमने देखा कि उनके नंबर्स तो इतने थे कांग्रेस के की जरूरत ही नहीं थी स्टालिन को, लेकिन वो फिर भी साथ रखे हुए थे।
बिल्कुल बिल्कुल साथ रखे हुए थे, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना जनाधार खोजने की कोशिश में है, या ये दिखाने की कोशिश में है कि देखिए केरल में भी हमसे मिलकर के सरकार बनी है और तमिलनाडु में भी हमारे समर्थन से सरकार बनी है। लेकिन ये चीजें कई बार बैकफायर साबित हो जाती है मनोज जी, बैकफायर ऐसे साबित हो जाती है। आपको दिल्ली का याद होगा, जब पहली बार केजरीवाल की सरकार बनी और उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो कांग्रेस ने समर्थन देकर के उनकी सरकार बनवाई, और फिर जब कुछ समय बाद चुनाव हुए तो कांग्रेस जीरो पर आ गई, कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं जीता। और 3 चुनाव से जीरो पे ही चल रही है वो। बिल्कुल बिल्कुल जीरो पर ही चल रही है। लेकिन ब्रजेश जी, ये जो आंकड़ेबाज कई बार होता है विपक्षी एकता की बात, तो विपक्ष तो कई बार साबित कर चुका है, अब तो साबित कांग्रेस को करना है। क्योंकि अगर 29 की लड़ाई है, जब आप परसेप्शन 24 में बना देते हो कि हरियाणा में अच्छा कर लेते हो आप, महाराष्ट्र में अच्छा कर लेते हो आप, पश्चिम बंगाल में अच्छा कर लेते हो, लेकिन आज के सिनेरियो में क्या करोगे? क्योंकि अगली लड़ाई तो आपकी उत्तर प्रदेश में, वो कल को अखिलेश ने आपसे पल्ला झाड़ लिया, फिर कांग्रेस क्या करेगी? क्योंकि उनके साथ रहने के बाद भी कांग्रेस का क्या हाल है? बेटी है, लड़कियों लड़ सकती हूँ का आश्रम ने देखा ही है कि 2 विधायक थे उनके। देखिए मनोज जी, कांग्रेस के पास खोने को कुछ बचा नहीं है। अब वो चाहते कि कुछ राज्यों में वो सहयोगी बनकर रहे तो कम से कम एक सपोर्ट रहेगा, उनको फायदा हो जाएगा लोकसभा चुनाव में। और अब कोई विचारधारा का गठबंधन तो होता नहीं है। अब तो जिसकी जहाँ लगता है स्वार्थपूर्ण राजनीति होती है, जातीय गणित देखा जाता है कि भैया उत्तर प्रदेश में इस वर्ग के वोट हमें इन क्षेत्रीय दलों की वजह से मिल जाएंगे तो हमारा ये आंकड़ा इतना हो जाएगा, हम जीत जाएंगे। यही हाल हम देखते हैं कि तमाम राज्यों में होता है। अब उनको लग रहा है कि तमिलनाडु में विजय के साथ चले जाएंगे तो कुछ उनको फायदा हो जाएगा, तो उनका अस्तित्व खतरे में। सबसे पहले तो उन्हीं को खतरा सता रहा है ना, अपनी जो मौजूदा स्थिति है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सीन तो ये भी है, 5 ही है, हो सकता है 5 विलय कर ले। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो डर तो यही है कि सत्ता के लालच में कहीं पांचों के पांचों ना चले जाएं तो कांग्रेस के हाथ में तो ठन ठन गोपाल हो जाएगा। तो इसलिए इससे बढ़िया है कि इधर तोड़ के वहां रहो, ताकि हमारी मौजूदगी तो रहे तमिलनाडु में। नहीं तो जो आप कह रहे हैं ना, हम दिल्ली में हम चर्चा कर रहे थे, दिल्ली में जीरो हो गए थे, बाकी जगह जीरो हो गए, तो ऐसी परिस्थितियां हो जाएंगी। तो अभी तो कोई विचारधारा तो है नहीं है और ये किसी के भी साथ नहीं है। अब जो देश में जो मॉडल चल रहा है वो सत्ता में कैसे बने रहे, सामाजिक गणित देखना पड़ता है, तमाम तरह की चीजें देखती है। तो विरोधी विचारधारा वाले भी हमने देखा, समाजवादी पार्टी और वामपंथी जैसे विरोधी विचारधारा के साथ आ गए। हमने देखा बीजेपी को देख लीजिए आपने, उन्होंने भी गठबंधन किससे किया, पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा, उन्होंने पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री को आज हराया है। आप देखिए तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को, उनके साथ गठबंधन में रहे वो, अटल जी के साथ साथ वो 2-3 बार रही हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि यदि उत्तर प्रदेश में जाएं तो मायावती के साथ गठबंधन में रहें, यदि हम जम्मू कश्मीर जाएं तो वहाँ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में रहें। तो तमाम तरह के जो नेता हैं, चाहे जो राजनीति है आज की समय, वो ये नहीं देखती है कि विचारधारा के अनुसार, वो ये देखती है हमारी ताकत किसके साथ आने से बढ़ जाएगी, किसके साथ सामाजिक वोट है। क्योंकि आज देखिए जातियों के आधार पर भी कई राजनीतिक दल बन गए हैं। आप सबसे बड़ा उदाहरण तो आप महाराष्ट्र का जो आप जिक्र कर रहे थे, देखिए शिवसेना कांग्रेस के साथ और शरद पवार के साथ चली जाती है, जो कि विचारधारा में तो एकदम जमीन आसमान का अंतर है ना। वही शरद पवार तो चलो उन्हीं के साथ रहे, लेकिन शिवसेना की तो पूरी राजनीति उनके विरोध में रही है। शिवसेना की बात कर रहा हूं मैं। शिवसेना देखिए आप कैसे चले जाते हैं, शरद पवार तो उन्हीं से टूट कर आए हैं, तो आप शिवसेना उनके साथ हो गई जो एकदम विरोधी पार्टी रही है, जो किस तरह की राजनीति करती थी। तो अब कोई विचारधारा बची नहीं है। अब अवसरवादिता है, यदि कांग्रेस को लग रहा है कि तमिलनाडु में फायदा हो जाएगा सत्ता में रहने से, नहीं तो जो मौजूदा हैं वो भी चले जाएंगे, ये नुकसान है, तो वो अपने डीएमके के साथ छोड़ के वहां चली जाती। तो गठबंधन में देखिए आप किसी तरह का कोई भरोसा कहें या आज हमारे साथ है कल नहीं रहेगा। नीतीश कुमार को देख लीजिए, कितनी बार पलटू राम कहने लगे थे, उनको पलट जाते थे फिर आ जाते थे। तो ये जो गठबंधन है जो स्थायी नहीं है, बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो। कांग्रेस ने एक गठबंधन बनाया था ममता बनर्जी के कारण, आप वो टूट गए थे, नीतीश कुमार चले गए थे वापस। आप देखिए तो कहीं कोई वो नहीं, सब अपना स्वार्थ देख रहे हैं कि किसके सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जब मौका लगता है टांग खींच लेते हैं। तो अब जो दूसरा मॉडल जो देश में चल रहा है वो यही मॉडल चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है, जो आपने भी कहा है, अभी संदीप जी भी कह रहे थे कि कल को कांग्रेस किस हाल में रहेगी। वो एक कहावत है ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। बिल्कुल। अभी हो जाए तो ना कांग्रेस इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी, फिर भी तलवार लटकी रहेगी। कोई डीएमके से आपने नाराजगी ले ली, वो उनको साथ लेने से भी अभी कांग्रेस का कोई भला होने वाला नहीं है, या डीएमके का कोई भला होने वाला नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे हालात बन जाते हैं कि जो मौजूदा वहां के जो 5 विधायक हैं वो कभी भी पाला बदल सकते हैं, क्योंकि उनको तो वहीं सरवाइव करना है, उनको अपनी राजनीति दिखती है। तो एक राजनीतिक दल को अपनी राजनीति करना ना, राहुल गांधी को तो करना जो करना, लेकिन राजनीतिक दलों को अपनी राजनीति दिखती है, जो क्षेत्रीय नेता हैं जो विधायक हैं उनको अपनी दिखती है, उनको लगता है। लेकिन संदीप जी एक और चीज है कि भाभी नीतीश का जिक्र आया
कि इंडी गठबंधन जब बनते बनते टूट गया, शुरुआत में जो उसका स्वरूप बिगड़ गया, उसकी सबसे बड़ा कारण ही ममता बनर्जी थी। वो अपने आप को इतनी मजबूत नेता मानती थी कि उनको मंजूर नहीं था कि नीतीश उसका लीड करें उसको। नीतीश कुमार चले गए तो गठबंधन शुरुआत में बिखर गया। बाद में ये स्टालिन वही हैं जिन्होंने कहा था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उनको कांग्रेस ने वहाँ झिड़क देती है, झटका दे देती है। अखिलेश ने कहा था कि ममता बनर्जी को कन्वीनर बना देना चाहिए इंडी गठबंधन का, और दूसरे नेता भी ममता बनर्जी के साथ आ जाते हैं। और अब जब सब पूरा रायता बिखर गया है तब सबको ममता की चिंता सताने लगी है, लेकिन उसकी आड़ में ऐसा नहीं लग रहा, सब अपना अपना काम देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन की राह बहुत मुश्किल है। इंडिया गठबंधन की राह मुश्किल इसलिए है कि कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर इनकी आपसी लड़ाई है। जैसे अगर आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आपसी लड़ाई है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन का फार्मूला ठीक नहीं बैठता है। पंजाब में भी लड़ना अभी आपस में, पंजाब में भी लड़ाई है। अभी पंजाब में यही स्थिति पैदा हो गई है। वहां पर आम आदमी पार्टी भी हो गई है, लड़ाई तो गुजरात में भी है, बीजेपी के साथ कांग्रेस हो गई है। तो आप ये देखिए, कांग्रेस वहां पर अगर सरवाइव करेगी तो आम आदमी पार्टी भी उसके सामने खड़ी है, बीजेपी भी उसके सामने खड़ी है। तो इसलिए कई स्टेट में ऐसा रहा जहां पर ये जो इंडिया गठबंधन का फार्मूला है ये ठीक से नहीं बैठता, इसीलिए बार बार इनमें दरार आ जाती है। नीतीश जी ने बनाया था इंडिया गठबंधन, फिर नीतीश जी ही सबसे पहले छोड़कर जाने वालों में से थे। और ममता बनर्जी को आपने कई बार सुना होगा, इस बार जो विधानसभा चुनाव भी हो रहे थे, एक दो जगह ममता बनर्जी ने जोश में आकर के ये स्टेटमेंट दी कि बंगाल जीतने के बाद मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली से भी भगाना है बीजेपी को। तो आप समझ सकते हैं मतलब उनका कॉन्फिडेंस कहाँ था या उनके दिमाग में क्या चीजें चल रही थी। उनके दिमाग में ही चल रही थी अब की बार जो इंडिया गठबंधन बनेगा उसकी जो लीडरशिप होगी वो ममता बनर्जी के हाथ में होगी। लेकिन वो सब चीजें सही नहीं रही बात तमिलनाडु की, तमिलनाडु में ये कांग्रेस की मजबूरी भी है। अगर कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया, अपना समर्थन नहीं दिया विजय थलपति को, तो ये आप श्योर मान के चलिए राजनीति में कोई विधायक आया तो वो मंत्री बनने के लिए आया, वो सरकार से जुड़ने के लिए आया। बिल्कुल, वो पांचों लोग मर्ज हो जाएंगे। हमने तो सर झारखंड का उदाहरण है कि मधु कोड़ा इकलौते निर्दलीय जीते थे, मधु कोड़ा इकलौते निर्दलीय जीते थे झारखंड और मुख्यमंत्री बन गए थे। हाँ, ये चीजें हो जाती है कई बार। तो वो तो बहुत मजबूत है। मुझे लगता है हिंदुस्तान की राजनीति में जो सबसे ज्यादा धनाढ्य कोई नेता आया है तो वो विजय थलपति है। तो कांग्रेस के लोग पहले कई बार कांग्रेस पार्टी जेल, हाँ, उनको ऐसे मान सकते हैं कि घोषित, जो घोषित उन्होंने किया, लेकिन अघोषित में तो ऐसे कई विजय थलपति हर राज्य में हमको मिल जाएंगे। नहीं, मैं घोषित की ऑन रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ जी। तो ब्रजेश जी, लेकिन ये 29 की अगर 26 में यहाँ खड़ा गठबंधन तो 29 तक क्या उम्मीद लग रही? क्योंकि 7 राज्यों के चुनाव के बाद तो हो सकता है ये, जैसे हम आम आदमी पार्टी देख रहे थे ना कि झाड़ू बंदी थी, जैसे एक रस्सी खुली तो तिनके बिखर गए, कुछ ऐसे ही असर हो जाएगा फिर तो। निश्चित तौर पर मनोज जी, जब स्वार्थ की राजनीति होगी तो ऐसा ही होगा। जब आप किसी के साथ गठबंधन करते हैं तो अपने स्वार्थों को कम करना पड़ता है, आपको कुछ त्याग करना पड़ते हैं। आप जिद पर नहीं अड़े रह सकते हो कि मुझे इतनी सीटें चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए। वहाँ आपको समझौता करना पड़ता है। समझौता ईमानदारी से होगा, बराबरी का हो नहीं सकता है। क्योंकि यदि उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें, उत्तर प्रदेश में यदि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी से ज़्यादा सीटें लेने की कोशिश करेगी कांग्रेस तो उसका हश्र हो जाए। आप देखिए, इससे पहले बिहार में चुनाव हुए थे, लास्ट तक उनके गठबंधन में किस परिस्थितियां आई, बिल्कुल कितने जिद पर अड़े रहे, इसके बाद में जाके उनका आपकी क्षमता उतनी है नहीं। कुल जमा 6 विधायक आप हाँ, उतनी क्षमता है नहीं और आप मान रहे हो। दूसरी तरफ आप बीजेपी से सबक लीजिए ना। बीजेपी देखिए बिहार में गठबंधन उसने कैसे किया, किस तरह से त्याग किया, किसके बाद धीरे धीरे पिछली बार नंबर 1 पार्टी थी पिछली बार भी, लेकिन नीतीश को उन्होंने सीएम बनाया था। आप देखिए सीटों को लेकर भी उनके बीच में वैसे मतभेद सामने नहीं आया। यदि आप में मतभेद भी हैं तो बंद कमरे के अंदर होना चाहिए। सीटों का बंटवारे की झगड़े बाद में नहीं आना चाहिए कि राहुल गांधी नहीं मिल रहे हैं, तेजस्वी आ रहे हैं तो इसी तरह अखिलेश के साथ आपके कैसे संबंध रहेंगे, आम आदमी पार्टी से आपके कैसे संबंध। मन में यदि आप बैर रखोगे तो आपका जो गठबंधन है ईमानदारी से नहीं चल पाएगा। वहां आपको त्याग करना पड़ेगा, उसमें आपको अटल जी से सीखना पड़ेगा कि कई बार आप वो ममता बनर्जी को मना के ले आए। हमने देखा जयललिता को उन्होंने मनाया, कई समझौते करना पड़ते हैं, कई फैसले आपको अपने गठबंधन सहयोगियों के कारण टालना पड़ते हैं, आपके जो एजेंडा है उसको रोकना पड़ता है। जिन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ते आए हैं शुरू से लेकर आखिरी तक, हमने अटल जी को देखा है, उन मुद्दों को आपने साइड में रखा, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया आपने। तो ये सब बनाने के लिए आप में सब में वो परिपक्वता होने चाहिए जो नजर नहीं आती। अरे जो लीड कर रहा है उसका महत्वपूर्ण रोल रहता है।
यदि राहुल गांधी कांग्रेस लीड कर रहे हैं तो कई बार उनको ज्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन उनको देखना होगा राष्ट्रीय स्तर पर कि दिल्ली में किसको फायदा होगा। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को फायदा होगा। अब आप पश्चिम बंगाल में अड़ जाओगे, उत्तर प्रदेश लेकिन में अड़ अगर जाओगे, ऐसे पंजाब- सहयोगी छिटक गए तो तमिलनाडु में आपको लगता है किस दम पे वो चुनाव लड़ेंगे, और यूपी में और बिहार में अगर आरजेडी हट जाती है। और जो आपने अटल जी का जिक्र किया तो एक बड़ा अच्छा किस्सा है, 96 में जब वीपी सिंह के साथ समझौता हुआ तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था अटल जी से कि अगर आपकी सीटें वीपी सिंह की पार्टी से ज़्यादा आ जाती हैं तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो अटल जी ने कहा था कि इस बारात के दूल्हे वीपी सिंह हैं। तो वैसा बड़ा दिल दिखाने के लिए भी तो वैसे नेता चाहिए। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका। तो एक बात तो साफ है कि भारतीय राजनीति में विपक्षी एकता एक ऐसा खूबसूरत कांच का घर है जिस पर महत्वाकांक्षाओं का एक भी पत्थर पड़े तो दरारें साफ दिखने लग जाती है। 1967 में लोहिया के दौर से शुरू हुई ये कवायद 1977 के ऐतिहासिक उभार से होती हुई आज 2026 में तमिलनाडु के तट पर पहुंचते पहुंचते फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां नीति से बड़ी नीति निर्धारण की भूख नजर आती है। जब कांग्रेस अपने सबसे पुराने और वफादार साथी डीएमके का साथ छोड़कर एक नई सियासी जमीन तलाशने के लिए थलपति विजय का हाथ थामती है तो संदेश साफ है कि सियासत में विचारधारा का बोझ उठाने से ज़्यादा आसान है सत्ता की लहर पर सवार हो जाना। लेकिन सवाल इस लोकतंत्र के भरोसे का है जो जनता गठबंधन के नाम पर जताती है। अगर हर चुनाव के बाद गठबंधन के रंग ऐसे बदलते रहे तो मतदाता के पास विकल्प के नाम पर क्या बचेगा, और क्या इंडी गठबंधन अब केवल यादों का हिस्सा रह जाएगा या ये फिर बिखर कर कोई नया आकार लेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर फिलहाल तमिलनाडु की इस सियासी शिफ्ट ने दिल्ली तक खतरे की घंटी बजा दी है। अटेंशन में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे और नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।